अब मौका दोगे पढ़ाने का? क्या और लिखोगे अभी? हो गया, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में अब तक हम लोगों को मालूम है कि परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमको किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए, और उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को शामिल क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रॉन को हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं कर रहे, एकदम कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? लेकिन अगर फैक्चुअल देखा जाए तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के वज़न को अगर सही हम परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो हमको प्रोटॉन को भी शामिल करना चाहिए, न्यूट्रॉन को भी शामिल करना चाहिए और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी शामिल करना चाहिए, तब हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें भी द्रव्यमान होते हैं, वो और बात है कि हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। समझ में आ गया बात? और हम लोग परमाणु द्रव्यमान पर तो रुक करके बहस नहीं करने वाले कि किसे कहेंगे परमाणु द्रव्यमान, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला है जो हम लोगों को सीखना होगा परमाणु द्रव्यमान का। क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 12वां भाग। सर ये नया चीज़ क्या लेकर के आए, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, है ना? और अगर आप ये सब बात नहीं समझेंगे, ये सब टॉपिक को अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, आने वाले समय में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर मेरा आज का प्लान ये है कि हम तुमको एक ऐसे पॉइंट पर ले जाएंगे जहाँ के बाद तुमको मोल कॉन्सेप्ट समझना होगा, और मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, वो तुमको हम दे देंगे और तुम उसको देखोगे क्या है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आप द्रव्यमान के बारे में जानकारी रख पाएंगे कि द्रव्यमान एक्चुअल में होता क्या है, समझे? अब द्रव्यमान को देखो ये कैसे समझा रहे हैं। ये कह रहा है द्रव्यमान वो वाला जो तुम परिभाषा अब तक जानते आए हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके द्रव्यमान निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो ठीक है ना? द्रव्यमान संख्या निकलता है, द्रव्यमान नहीं निकलता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं तो क्या वो द्रव्यमान निकल जाता है? कभी नोटिस करके देखो, समझो इस बात को। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? ध्यान से समझो इस चीज़ को। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो इसका मतलब क्या है? वो बता रहा है प्रोटॉन की संख्या। ये क्या बता रहा है? न्यूट्रॉन की संख्या। दोनों की कुल संख्या जो है वो द्रव्यमान नहीं कहलाता, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। गलत बोल रहे हैं? तो द्रव्यमान कहाँ निकला? मतलब एक आलू आप मार्केट से लेते हो, एक आलू का दाम है 12 ग्राम, समझ रहे हो? तो तुम 20 आलू खरीद के लाए हो मार्केट से, बस वही बताता है कि 20 आलू हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा है। वो द्रव्यमान नहीं निकल कर आया है आपके पास, द्रव्यमान आपको ढूंढना है। समझ में आया बात? हम लोगों को लगता है कि फिर ये परमाणु द्रव्यमान कितना बड़ा टॉपिक है, वो तो जानवे करते हैं निकालना, उसमें क्या दिक्कत है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना है। तो भाई जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो आप द्रव्यमान संख्या निकाल रहे होंगे, द्रव्यमान नहीं। फिर आपको पता करना होगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। फिर उनके हिसाब से अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 गुने उतना, 10 न्यूट्रॉन है 10 गुने उतना। कलम उलम वाला मैथ पढ़े नहीं है क्या? बिल्कुल वही वाला काम करके तब जाकर के वैल्यू बनता है, तब जाकर के एक्चुअल में आप द्रव्यमान निकाल पाते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या निकालना। तो ये संख्या बताएगा सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में सबसे पहले दिमाग में अंतर करो। अगर दोनों को तुम एक ही बात समझ रहे थे तो अभी पॉलिश कर लो उस चीज़ को, झाड़ू दे के बाहर करो उस दिमाग को, फालतू चीज़ एकदम हटा दीजिए दिमाग से। अब समझ में आया? जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है कई बार कि जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th वगैरह में, तो बहुत सारा थ्योरी हम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोग का डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, तो हम लोग उसको लेके चलेंगे। अभी जैसे थोड़ा सा हुआ ना भाई, संख्या हम लोग पढ़े हैं, द्रव्यमान निकालना नहीं पढ़े हम लोग, ये एक बात क्लियर हुआ। और अभी और बहुत बहुत नया नया चीज़ मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे समझाने का। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान कहाँ है? उसके केंद्र में। क्लियर है बात?
तो इसीलिए हम परमाणु के द्रव्यमान को भी उसके केंद्र से कंसीडर करेंगे, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया। अब द्रव्यमान में सामूहिक रूप से उसके सभी मटेरियल को लिया जाएगा, पूरे मात्रा को लिया जाएगा। पूरे मात्रा में बाहर में कौन भटक रहा है, इनके बाहर इलेक्ट्रॉन भटक रहा है, तो हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे, उसको भी शामिल कर लेंगे। इस बात को ध्यान में नहीं रखना, इस बात को लेकर नहीं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को काहे शामिल करेंगे। पॉइंट इज कम है तो बस इतना ही है। क्या वो मेरे किसी थ्योरी में अपना फ़र्क दिखलाएगा? बेशक दिखला सकता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी 0.0001 का भी वो वेरी कर देता है आंसर में, तो आंसर बदल ना जाएगा बाबू। इसलिए क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया गया कि अगर आप एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो आप उस तत्व के, किसी तत्व का अगर आप परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो आप उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और उसको आप भाग लगा दें किससे? कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान। और कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। कुछ का तो आपको पता भी होना चाहिए सर। हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 ग्राम, ऐसे होता ना। उसके बाद हीलियम, लिथियम, ऐसे करते करते छठा नंबर पे कौन बैठा हुआ है? कार्बन। कार्बन का कितना है? 12 ग्राम। उसका सातवां अगर 8वां पे कौन बैठा हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? 15 दशमलव समथिंग है बाबू, जिसको बोला गया है लगभग 16 ग्राम। उसके बाद 17, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे तो 17 नंबर पे बैठा हुआ मिलेगा आपको क्लोरीन। क्लोरीन का हो जाएगा कितना बाबू? 35 ग्राम। ग्राम बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ग्राम बोलें या AMU। देखो एक और चीज़ निकल कर आया, AMU। तुम अपने किताब में देखोगे तो एक ग्राम की जगह पर लिखा हुआ है AMU, ग्राम की जगह पर लिखा हुआ है AMU। इन सब ग्राम को हटा करके वो किताब में क्या वैल्यू लिखेंगे? AMU है क्या? रहने दो अभी तक, बाद में देख लेना। इस AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास, परमाणविक द्रव्यमान की इकाई। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। तो चलो एक बात तो पता चला कि अगर हम परमाणविक द्रव्यमान लिखना चाहेंगे तो हमको उसको किस में लिखना पड़ेगा? AMU में। एक बात, परमाणविक द्रव्यमान तो तब लिखेंगे ना जब हमको परमाणविक द्रव्यमान पता होगा। तो किसे कहेंगे परमाणु का द्रव्यमान? तो बोला कि अगर आप परमाणविक द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि परमाणविक द्रव्यमान जो होते हैं वो किसी तत्व, परमाणविक द्रव्यमान जो होते हैं वो उसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान का अनुपात किसके साथ लगा होता है? कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 12वां भाग। सही है। अब कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 12वां भाग को समझना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। अब इसको समझो। पहले तो ये कि ये एक छोटा सा परिभाषा है, फिलहाल अगर समझ में ना आए तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर समझ में ना आए कि ये क्या कहा जा रहा है तो परेशान नहीं होना है। फॉर्मूला लेकिन ध्यान में रखो पहले, है ना। परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान भाग लगाया गया है कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 1/12, यानी 12वां भाग का मतलब ही होता है 1/12। सही है ना। अच्छा, एक चीज़ है बाबू, उसको बोला जाता है एवोगाद्रो कांस्टेंट। कांस्टेंट नाम है एवोगाद्रो स्थिरांक। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक। एक ये टॉपिक, इसका अपने आप में एक वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 ये अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था। ठीक है बात यहाँ तक। अब देखिए इसके बारे में क्या है, आखिर इसका जिक्र क्यों आया है यहाँ पर, उसको भी समझो। कार्बन का परमाणविक, यहाँ पर बात आया था कार्बन का। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हमको और कुछ नहीं मालूम है। और देखो तुम बाबू, कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान का 12वां भाग लिख रहा है, माने किसी का भी आप निकालना चाहो, किसी का भी, कोई भी तत्व का अगर आप निकालना चाहते हैं, क्या परमाणविक द्रव्यमान, कोई भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहते हो तो उस, जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको लिखना पड़ेगा और भाग कितना से लगाना है? कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 1/12। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हमको निकालना है कैल्शियम का तो लिखेंगे कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे
कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान गुने 1/12, 12वां भाग। जैसे हमको निकालना है हीलियम का, तो लिखेंगे हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन के कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान इंटू 1/12। इस थ्योरी को हम एकदम अच्छे से क्रैक करके तुमको बता देंगे कि रिजल्ट क्या, कहने का सर क्या अर्थ है, और फिर तुमको इतना लंबा चौड़ा सो कभी भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो टीचर लोग हैं ना, हम लोग समझाना चाह रहे हैं तुमको, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। तुमको तो उसका सॉल्यूशन समझ में रखना है। अच्छा, तो ये कहने का मतलब है तुमको वहां जाना है, ये कैसे कहा जा रहा है से कोई लेना देना तुमको नहीं रखना है, कोई लेना देना नहीं। इस थ्योरी को तुमको समझना है, इसको क्या कह रहा है ये देखो ध्यान से। कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे 12 ग्राम लिखते हैं। अब ये एवोगाद्रो बताए कि अगर आप किसी तत्व का, कोई भी एक ऐसा तत्व उठाओ और उस तत्व का अगर तुम द्रव्यमान निकालो, तो तत्व का द्रव्यमान कितना निकला है, जैसे 12 ग्राम यहाँ निकला है। एक्चुअल में वो एक तत्व के अंदर उसके परमाणुओं की जो संख्या है ना, कैलकुलेशन में संख्या जो है वो संख्या किसके बराबर होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु की संख्या है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। अगर हम ये बोल दें कि सोडियम का परमाणविक द्रव्यमान है 23 ग्राम, सुनो ध्यान से बाबू, मजाक में नहीं, एकदम ध्यान से सुनो। सोडियम का परमाणविक द्रव्यमान है 23 ग्राम, इसका मतलब एवोगाद्रो नियम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसका मतलब है कि 6.022 गुने 10⁻23 सोडियम के परमाणुओं की अगर संख्या हो जाए तो उसका वजन टोटल कितना है, 23 ग्राम। समझ में आ रही है बात अब। 6.022 इंटू 10⁻23। क्लोरीन का परमाणविक द्रव्यमान कितना है, 35 ग्राम। तो सिर्फ क्लोरीन को सिर्फ क्लोरीन मत समझो, ये जो 35 ग्राम निकला है ना, वो सिर्फ एक क्लोरीन नहीं है, वो 6.022 गुने 10⁻23 क्लोरीन के परमाणु हैं, संख्या के रूप में उतना है 6.022, और 10⁻23 का मतलब संख्या तुम समझ रहे हो। हम बोलेंगे जाओ जाके मार्केट से 2 दर्जन केला ले आओ, 2 दर्जन केला का मतलब संख्या के रूप में कितना, 24, यानी 1 दर्जन में 12 हुए ना। उसी प्रकार से जैसे हम द्रव्यमान यहाँ पर तुमको बोला ना 12 ग्राम, तो इसके अंदर छुपा हुआ कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। और इस पूरा को कलेक्टिवली एक नाम से पुकारते हैं, उस नाम को बोला जाता है मोल। एक मोल। समझ में आ रहा है बात। देखो कैसे कैसे जोड़ा जा रहा है, कहानी ये कैसे जुड़ा हुआ है, इसको तुम आराम से समझ सकते हो। कोई भी परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 6.022 गुने 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान 16 ग्राम। समझ में आ रहा है बात। ये एक का जिक्र नहीं आया है एक बार भी। जैसे हम लोगों को लगता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोडियम के एक परमाणु का, तो हाँ ठीक है वो सोडियम के एक परमाणु, लेकिन संख्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो वो एक्चुअल में कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने हैं। ये कुछ पल्ले पड़ रहा है। अब हम इसको देखो कैसे लिखेंगे। अगर कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 ग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 गुने 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। तकलीफ नहीं, एक एक नियम से बनाए, इतना संख्या है ना, इतना कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बाबू, 12/6.022 गुने 10⁻23 ग्राम। समझ में आया। अभी देखो ये क्या निकला, एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान निकला। समझ में आ रहा बात। और अभी कितना था ये, 6.022 गुने 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान था 12 ग्राम। अभी हम निकाला है एक का,
और इसी का अगर हम 12वां भाग निकालें, एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, तो इसका 12वां भाग क्या हो जाएगा? 12/6.022 इंटू 10⁻23 गुने 12वां भाग, 12 गुना नहीं 12वां भाग, तो 1/12। ये और ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे कर देते हैं, रिजल्ट आएगा 1/6.022 गुने 10⁻23। सही है क्या? और यहाँ से अगर हम दशमलव हटा दे बाबू, तो ऊपर में क्या बन जाना है? 1000। सही है बाबू? अब थोड़ा सा मैथ बनाएंगे जो हमको बिल्कुल नहीं आता है। 1000 में भाग लगाना है कितना से बाबू? 6022 से। सही बोल रहे हैं? दिख रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव दे देंगे। पहले तो 0 दे देते हैं, उसके बाद दशमलव दे देते हैं, तो ऐसे 0 बढ़ जाएगा। एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 6022। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, ये 9 बच गया। 9 में से 6 गया 3, 1 0 बढ़ जाएगा। 6 बार में लगा देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 6 छके 36। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ये कैंसिल हो गया। 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 6 बार में लगाएंगे, फिर से सेम केस आएगा, 3 6 1 3 2। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3, कैंसिल कैंसिल। 0 बढ़ेगा लेकिन कटेगा नहीं, तो 1 0 यहाँ देना पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा। और लगभग 5 बार में लगा देंगे, 5 या 4 जो भी आए। तो इसका जो रिजल्ट आया बाबू, ये भाग देगा इतना, देखो ध्यान से, इतना, सिर्फ इतना। कितना इसका वैल्यू दे रहा है? इसका वैल्यू दे रहा है 0.16605 जो भी आया, और नीचे में बच रहा है 10⁻2 23। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसको मैथ के रूप, इसको मिटा सकते हैं ना? ठीक है, इस फॉर्मूला को एकदम नॉर्मल कर देना है, एकदम नॉर्मल। देखो कैसे होगा, इसको मिटा रहे हैं बाबू, अभी इसका काम नहीं है। जब ज़रूरत होगा तो फिर से लिख लेंगे, जब ज़रूरत होगा तो सब लिख लिया जाएगा। इसको बना रहे हैं हम थोड़ा सा, 0.1660 गुने 10⁻23 लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं AMU। AMU का मतलब अभी हम बता दिया था, एटॉमिक मास यूनिट। इतना देर जो हम अभी बकबक कर रहे हैं, अभी काम बाकी है उसमें, इतना देर जो हम बकबक कर रहे हैं बाबू, एक्चुअल में हम क्या ढूंढ रहे हैं? देखो ध्यान से, ये जो है नीचे लिखा हुआ कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 12वां भाग। तो तुम देखो कि यहाँ से जो काम शुरू हुआ है वो कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान से बात शुरू हुआ, क्या उसका 12वां भाग किया गया है? रिजल्ट जा रहा है उसी तरफ, देखो तो यानी ये जो नीचे जो लिखा हुआ है ना, कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 12वां भाग, हम वही निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया बात? और ये कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 12वां भाग जो निकाल रहे हैं रिजल्ट, तो देखिए रिजल्ट हमको क्या दे रहा है, और इसको हल करेंगे। इस दशमलव को हम उठा करके यहाँ रखना चाहते हैं, मतलब दशमलव अभी कितने अंकों के बाद लगा हुआ है? काउंट करो, 4 अंकों के बाद। हम चाहते हैं कि वो 3 अंकों के बाद लगा रहे हैं। क्यों? वैज्ञानिक संकेतन, फिजिक्स में है, हम लोग पढ़ेंगे, वैज्ञानिक संकेतन में ये लिखा गया कि दशमलव जो है वो इस तरह से कंसीडर ना किया जाए, 0 यानी 1 से लेकर के 9 के संख्याओं के बीच रहे। जैसे 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, इसी तरीके से चलते हुए 9 पॉइंट समथिंग हो जाए, लेकिन कम से कम वो 0 और इसके बीच ही में रहे। 9 के बाद ऐसा ना हो कि 12 पॉइंट समथिंग बन जाए, ये एक सही प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। संख्याएं 1.4 हो सकती हैं, 1.4, 1, 5, 7 जो भी हो लिखी हुई, समझ गए? 2 दशमलव समथिंग हो सकती है, 3 दशमलव हो सकती है, इसी तरीके से 9 दशमलव हो सकती हैं, लेकिन 9 के बाद डबल डिजिट ना हो, मतलब दशमलव के पीछे अगर तुम देखो तो दशमलव के पीछे 0 ना हो, दशमलव के पीछे 2 डिजिट्स ना बैठे हुए हों। समझ में आ रही है बात? तो आपको ऐसा करने के लिए इस दशमलव को उठा के कहाँ ले जाना होगा? यहाँ। समझ में आ रहा है बात? अब देखो कैसे आएगा, इसको मैथ के हिसाब से समझते हैं। 2 1 3 4 2 और यहाँ पर दशमलव है, सही है बात? इसका मतलब ये है बाबू, अगर हम इस दशमलव को हटाएं तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा? 4 0। क्लियर है बात? हम क्या करना चाहते हैं?
हम ये करना चाहते हैं, इसको हम ये करना चाहते हैं कि ये हो जाए 21.342, यानी क्या हो जाए, दशमलव एक अंक खिसक करके दाईं ओर आ जाए, दशमलव मेरा एक अंक खिसक करके दाईं ओर हो जाए। अब उसके लिए क्या करना है, तुम चेक कर लो खुद ही कि नीचे से एक जीरो क्या हो गया, घट गया। क्लियर है बात? यानी कि नीचे से अगर एक जीरो को घटा दिया जाए तो मेरा दशमलव कहाँ शिफ्ट हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, एक अंक शिफ्ट होता है, एक जीरो के कमी से दाईं ओर एक शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो एक जीरो की कमी करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि ऊपर में हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं क्या? अब ऊपर में हम जैसे ही 10 से गुना करेंगे बाबू, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो कट जाएगा, अब ये 3 जीरो मिलेगा। इस 3 जीरो के चक्कर में इसको भाग लगाओगे तो ये 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देगा, 21.342 मिल जाएगा। सही है, लेकिन एक चीज़ तो गलत हुआ ना, क्या? ये 10 तो हम अपने मन से किए, इस 10 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 को, ये आप अपने मन से किए थे दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग भी लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो मेरे पास एक संख्या है 963429, ऐसा कुछ, और दशमलव यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब मेरा नज़रिया ये कह रहा है कि हमको इस दशमलव को उठा करके, जो डिमांड है, इसको उठा करके यहाँ रखना है दशमलव को, किस पर, 4 और 2 के बीच में। क्लियर है बात? अब देखो इसको कैसे बनाया जा रहा है, 963.2429 ये पहले से है, तो इसको देखो, इसकी स्थिति कैसी है कि एक पर कितना जीरो लगा हुआ है, 4, तभी तो दाईं ओर से 4 अंक के बाद दशमलव है। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, दाईं ओर से 2 ही अंक के बाद दशमलव रखना चाहते हैं। क्लियर है बात? तो अगर दाईं जो रखना चाहते हो उसको बना के देखो, तो हम बनाना चाहते हैं ऐसा, 9 6 3 2 4 2 9। देख बाबू, केमिस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो चीज़ निष्कर्ष निकलने वाला है वो तुम्हारे पूरे के पूरे केमिस्ट्री को अभी आसान कर देगा, अभी के अभी आसान करेगा। एकदम फॉर्मूला जैसा चीज़ मिल जाएगा कि तुमको लगेगा बस इतना ही सा बात आप बताना चाह रहे थे 1 घंटा में। हम बोलेंगे हाँ तुम पैसा हमको दिए हो भौंकने का, इसलिए हम भौंक रहे हैं, बस तुम इतना समझो। अगर हम ये बात हम तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं, इसका सीधा हल बता सकते थे तुमको ये जो प्रोसेस चला ना, तुमको सीधे बोलते कि लिखो इतना बराबर इतना AMU, आंसर आ गया। लेकिन हम तुमको वो वैल्यू निकाल करके दिखलाना चाह रहे हैं कि तुम खुद से करके देखो, तुमको फील आएगा। अरे यार फॉर्मूला हम क्यों रटेंगे जब चीज़ को हम खुद ही समझ रहे हैं कि कार्बन का अगर हमको निकालना है परमाणुविक द्रव्यमान का 12वां भाग, तो हम खुद से एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। खासकर तब जब टीचर हमको बता दिया है कि कभी भी किसी भी तत्व का द्रव्यमान दिया रहे तो आप समझ जाएंगे कि उसमें 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान है। वो तो एक का आप निकाल लेंगे एक एक नियम से, एक का जो द्रव्यमान निकल जाएगा वो रिजल्ट है आपका। देखिए तो आप खुद से निकालिए ना, आप खुद से इसको समझ जाइए, कौन सा भारी काम है। और इसमें ये वाला मेथड करके किसी भी परमाणु का तुम निकाल सकते हो, किसी भी परमाणु का निकालो। खैर हम यहाँ पर हैं, हमको क्या बनाना है, हमको ये बनाना है। सही बोल रहे हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशमलव को अगर एलिमिनेट करो तो नीचे में कितना होना चाहिए, 100। अब नीचे में 100 लाना है, अभी नीचे में कितना है, 10,000। 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से 100 गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये ज़ीरो इनको काट देगा, और तब मेरा रिजल्ट इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, 96324.29, क्योंकि 2 जीरो के कारण दाईं ओर से 2 अंक गिन करके दशमलव। सही है बात? लेकिन एक काम तो फिजूल हुआ ना। कौन सा काम फिजूल हुआ, ये 100 आप कहाँ से लाए, और अगर लाए तो उसको हटाएंगे भी ना। उस 100 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग भी लगाते हैं, तो बटे में कौन बच गया, 100 बच गया। सही बोल रहे हैं क्या, सही बोले बाबू? और उसके बाद इसको अगर हल करें तो 96324.29 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। साथ ही हम लिख सकते हैं 96324.29 गुने 10⁻⁻2। यस सर, ठीक सर। 3142.213 इतना है मेरे पास। और अब हम इस दशमलव को हटा करके यहाँ बीच में रखना चाहते हैं। क्लियर है बात? ध्यान से देखोगे तो हम जो करना चाहते हैं, पहले तो ये देखो कि इसकी स्थिति क्या है। दशमलव हटाएंगे तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3। और हम रखना चाहते हैं 2 और 1 के बीच में यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे 3142.2.13। ये करना चाहते हैं तो हटाएंगे इसको, तो बटे में कितना मिलेगा, 100। अब यहाँ पे 100 करना है
ये आंसर लाने के लिए, ऐसा आंसर लाने के लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना, ताकि 1 0 1 0 एलिमिनेट करें। अब इसको जब भाग लगाएंगे तो 2 0 के कारण 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये दे देगा हमको 3 1 4 2 2.13। फिर ये वाला काम तो हम फालतू में किए, उसको हटाने के लिए बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 10। तो बटे में जो 10 बना यानी 10 पे पावर 1 बना, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर क्या बनाएगा, -1 बनाएगा। निष्कर्ष ये निकला कि जब जब दशमलव दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, तुम देखो यहाँ भी मेरा दशमलव दाईं ओर जा रहा था, तुम देखो दाईं ओर बढ़ा है दशमलव। जब जब दशमलव दाईं ओर शिफ्ट करता है, 10 की घात जितनी संख्याओं को दशमलव लांघ रहा होता है, 10 की घात उतना ही माइनस में होती है। निकला निष्कर्ष। देख लो यहाँ पर तुम्हारा दशमलव जो था यहाँ था, वो 2 अंकों को लांघ करके यहाँ आया है। क्योंकि वो 2 अंकों को लांघा है इसलिए तुम देखो 2 है, दाईं ओर गया है इसलिए नेगेटिव हो गया। यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ दाईं आने पर नेगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है? अब तुमको प्रश्न देगा 2163.9632, यहाँ लाना है दशमलव को, दाईं ओर जाना है लेकर के। कितने अंकों को क्रॉस करना है, 2 अंकों को। तुम लिखोगे 216396, यहाँ पे दशमलव करना है 0.32 गुने तुम्हारा दशमलव 2 अंक लांघा है, 10 की घात -2 प्लस माइनस में, सॉरी। समझ में आ रहा है बात? अब यही चीज़ उसको रिवर्स करो, यही चीज़ दशमलव को उठा करके यहाँ रखना है साइंटिफिक मेथड में। वो बोलता है कि दशमलव के पीछे एक ही डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है? तो दशमलव के पीछे यहाँ देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। गलत प्रैक्टिस है, लिखने का एकदम तरीका ये गलत है। तो वैज्ञानिक संकेतन में अगर हम इसको लिखना चाहें, साइंटिफिक मेथड से लिखना चाहें, तो हम इसको इन 2 और 1 के बीच में दशमलव को रखेंगे। तो दशमलव को कितने अंक पीछे करना पड़ रहा है, 1 2 3। तो इसको लिखेंगे 2.1639632 गुने 10 की घात 3 अंक लांघा है 3। अब क्योंकि ये बाईं ओर गया है, उसके उल्टा में गया है, तो पॉजिटिव में रहेगा। पल्ले पड़ा कुछ? दाईं ओर दशमलव जितना अंक को क्रॉस करेगा, उस पर 10 की घात उतना ही नेगेटिव में होगा। बाईं ओर दशमलव जितना अंक क्रॉस करेगा, उस पर 10 की घात उतना ही डिजिट्स के बराबर पॉजिटिव में होगा। इस निष्कर्ष को बताने के लिए हम इतना काम किया। क्लियर? अब देखो कितना आसान तरीके से हो जाएगा मामला। इसको मिटा सकते हैं? ठीक। अब देखो तो यहाँ पर जो वैल्यू आया हुआ बाबू, यहाँ पर जो वैल्यू आया हुआ है, यहाँ पर हम दशमलव को दाईं ओर 1 अंक ले जाना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा 1.66 गुने 10 की घात -23 पहले से है, गुने 10 की घात, क्योंकि दशमलव मेरा दाईं ओर शिफ्ट कर रहा है, 1 अंक एग्जैक्टली 1 अंक क्रॉस कर रहा है, सिर्फ 1 अंक, तो 10 की घात -1 और साथ में क्या बनेगा, AMU, और ये रिजल्ट आ गया 1.66 गुने 10 की घात -24 AMU। ये निकल कर आया इकाई का मतलब एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो एटॉमिक मास, वही इकाई कहलाता है। एक कार्बन परमाणु के 12वें भाग का जो मान निकल कर आता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, AMU के नाम से जानते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है बात? किसे कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट? तो यही है, कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान का 12वां भाग जो होता है, उसी को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और एक एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू निकल रहा है वो 1.66 × 10⁻⁻24 है। समझ में आ रहा है बात? रिजल्ट भी निकल गया AMU का। तकलीफ नहीं? क्या क्या बात किया गया? अब जो भी परमाणविक द्रव्यमान जो भी वैल्यू होगा, जो भी, सबको इसी का गुणज बनाते जाना है, सभी को इसी का, सबका आंसर निकलता चला जाएगा फटाफट। लेकिन आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम बस वैल्यू आपको निकाल कर दे दिए। इसको अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लो। हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। बाबू आगे बढ़ें क्या? ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी मोटे तौर पे ये बात समझ में आ चुका है कि अगर हम लोग देखें कि 1 ग्राम AMU नहीं, 1 AMU में कितना ग्राम समाहित होगा, तो हम लोग को वो समझ में आ चुका है। एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24। बाबू बाद में AMU से हम ग्राम किए हैं ना, इसलिए क्योंकि यहाँ से ग्राम चल रहा था, यहाँ पर हम गलती से AMU लिख दिए थे, ग्राम पे ही रहेगा रिजल्ट। समझ में आ गया बात? अच्छा, इसके बाद जस्ट इसी के बाद हम लोग को एक टॉपिक देखना है, वो है 1 ग्राम परमाणु किसे कहते हैं, जिसको हम लोग ग्राम परमाणु के भी नाम से कुछ किताबों में रहता है।
ग्राम परमाणु तो वो क्या है? तो जो द्रव्यमान है, परमाणुविक द्रव्यमान जो है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम सोडियम का बात किया 23 ग्राम, क्लोरीन का बात किया 35 ग्राम, हाइड्रोजन का बात किया 1.008 ग्राम बोल रहे हैं। जो AMU में है उसको अगर हम ग्राम में बोलने लग जाएं तो उसी को बोला जाता है ग्राम परमाणु। नहीं समझ में आया? जो वैल्यू एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाता है, AMU में दिया जाता है, किसी परमाणु का परमाणुविक द्रव्यमान अगर ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम परमाणु। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि हम पहले लिख दे परिभाषा कि किसी परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त करना ही ग्राम परमाणु कहलाता है। जैसे Na का परमाणुविक द्रव्यमान क्या हम बोल सकते हैं बाबू 23 ग्राम, 23 ग्राम सोडियम का? कह सकते हैं। तो यही सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ग्राम परमाणु कहलाता है सोडियम का, क्योंकि जो इसका परमाणुविक द्रव्यमान AMU में था हम उसको किस में लिख रहे हैं? ग्राम में लिख रहे हैं। क्लोरीन का भी वैसे ही होगा। अगर हम जैसे हम लिखें तो हम बोलेंगे जैसे में ऑक्सीजन का परमाणुविक द्रव्यमान 16 ग्राम। समझ में आ रहा है? जैसे क्लोरीन का अगर मास जो है उसको हम इसमें व्यक्त कर दें तो कितना हो जाएगा? 35 ग्राम। जैसे हाइड्रोजन का, क्योंकि ये परमाणु है तो परमाणु का द्रव्यमान आप निकाल रहे हो तो ग्राम परमाणु। अभी हम लोग अणु की चर्चा करेंगे तो जब अणु का बात होगा तो आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? ज़्यादा चीज़ क्या सीखा? ज़्यादा चीज़ हम लोग सबसे ज़रूरी चीज़ ये सीखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, एवोगाद्रो स्थिरांक बोलते हैं। और अगर आप किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, लाइक 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्या मतलब है 16 ग्राम ऑक्सीजन का? तुरंत जवाब होगा सर 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 6.022 गुने 10 की घात 23 परमाणु हैं, उनका द्रव्यमान 16 ग्राम है सर। समझ में आया बात? बाबू ग्राम में क्यों लिख रहे हैं? तो सर ये ग्राम परमाणु में व्यक्त किए हैं। आप इसको एटॉमिक मास यूनिट जो इसकी इकाई होती है परमाणु द्रव्यमान की, आप उसमें इसको व्यक्त नहीं किए हैं, आप इसको ग्राम परमाणु में व्यक्त किए हैं। हमने कहा तुम ग्राम अणु क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा जवाब होगा सर नहीं दिख रहा है, परमाणु है। अणु होगा तब ना अणु में व्यक्त करेंगे। अणु कैसे बनाएंगे? O2 कर देंगे, जहाँ पर परमाणु जुड़ गए वहाँ अणु बन गया। सही बोल रहे हैं क्या? तो अभी जैसे ये परमाणु द्रव्यमान पढ़े तो अब ये ध्यान रखना है कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो उस तत्व, किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान आप निकालेंगे वो उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाई कार्बन का परमाणुविक द्रव्यमान, कार्बन का परमाणुविक द्रव्यमान का 12वां भाग, जिसका रिजल्ट कितना निकल कर आया? इतना ग्राम। ये अनुपात है। क्लियर है बात? ठीक है, हम इसको सब मिटा रहे हैं। अब आणविक के बारे में पढ़ना है इसीलिए। देखो अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान।
देखो अब आणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान तो निकल गया, अब आणविक द्रव्यमान में देखिए, यहाँ पर वाला नोट कर लिया बाबू, परमाणविक द्रव्यमान, हाँ ठीक है। अब इसमें हम लोग ना पूरा ऐसे वैल्यू याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, इस पर अभी हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे या कल काम करेंगे, तो हम थोड़ा दे दिया कि पास में रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे से कैल्शियम का है 40.08, इसको लगभग हम क्या बोलेंगे 40। पोटेशियम का 39.09, इसको भी 40 माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। आर्गन का कितना होगा 39.94, इसको भी 40 कंसीडर किया जाता है। अब कल को अगर हम बात करेंगे संभारिक शब्द का, संभारिक के एग्जाम्पल में ये आएंगे, क्योंकि इनका भार देखिए अब बराबर है, हालांकि परमाणु संख्या देखिए तो अलग अलग है, 18, 19, 20। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या एक समान है, उसको संभारिक कहते हैं। अब ये आइसोबार इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये जो आएगा टॉपिक, जब हम ये पढ़ाएंगे तो हमको उस दिन फिर से इसकी चर्चा करनी होगी, तो हम अभी तुमको दे दिए। अब तुम इसको ध्यान में अभी से रख लो कि ऐसे काम करेगा कि हाँ सर संभारिक है, हाँ सर हम जानते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम सर, ये संभारिक के केस में आते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको पास में रखिएगा, काम आएगा भी। अभी क्लोरीन को देखो ना 35.45, लेकिन लेंगे कितना 35। परमाणु संख्या कितना होता है 17। हर बार हम लोगों को क्या लगता है हमेशा दुगना होगा, बार बार लोग उसे दुगने कर लेते हैं द्रव्यमान को। 17 है तो 34, 16 है तो 32, 11 है तो 22, ज़रूरी नहीं है 23 भी हो जाता है सोडियम वाला, समझ में आ रहा है ना। अब वो तेज़ बढ़ क्यों जाता है, उसके पीछे भी कारण है जो हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, फिज़िक्स में कारण पढ़ेंगे, ठीक है। अब आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, अब देखिए, अब परमाणु नहीं रहा, अणु बना। अणु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु, किसी तत्व के एक से अधिक परमाणु होंगे, वो सब आपस में आकर के मिलेंगे, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाएंगे। वो जो पदार्थ बनेगा वो यौगिक कहलाएगा, पढ़े हम लोग 9th में। वो जो पदार्थ बनेगा वो यौगिक कहलाएगा। और यौगिक क्यों होता है, क्योंकि उसका गुण अपने मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, भिन्न होना ज़रूरी है। जैसे H2O, सही है क्या, H2O एक यौगिक है। क्यों है यौगिक, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, सही है ना। हाँ निश्चित अनुपात है। आप कैसे बोल पा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसका मतलब है निश्चित है ना बात। और दूसरी बात, हाइड्रोजन जो है वो विस्फोटक है, ब्लास्ट कराने के काम आता है। ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक है। अब सोचो, एक फटने वाला और दूसरा फोड़ने वाला, जब दोनों एक जगह मिल जाता है तो क्या बना लेता है, बुझाने वाला बन गया। समझ में आ रही है बात। तो जो नया पदार्थ बना उसका गुण अपने मूल पदार्थ के गुण से क्या है, बिल्कुल अलग है, अतः यह एक यौगिक है। और जो यौगिक है तो उसकी रचना आणविक रचना होगी, क्योंकि अणु का निर्माण हुआ है। भाई 2 परमाणु आए हैं एक प्लेटफॉर्म पे, ये परमाणु जब आपस में आकर के मिले हैं तो जो जिस चीज़ का निर्माण होगा उसको आणविक द्रव्यमान कहेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात बोला गया है, परमाणविक द्रव्यमान इकाई में व्यक्त। इसका मतलब है कि जब हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे उसका द्रव्यमान को हम किस में लिख सकते हैं, AMU में लिख सकते हैं। और जो चीज़ AMU में लिखाएगा उसको हम ग्राम में व्यक्त भी कर सकते हैं। कुछ पल्ले पड़ा, रिकॉर्ड हो रहा है क्या, रेड लाइट जलना चाहिए भाई। अब देखिए, बहुत भारी चीज़ नहीं हो रहा है, उसको तुमको ये मत याद रखना, परिभाषा भूल जाना। चलो हटाओ, सिस्टम तो याद रखोगे ना, कि सिस्टम भी भूलोगे, सिस्टम ध्यान रहेगा। अब हम एक कंपाउंड यहाँ पे रख रहे हैं बाबू, H2O के आणविक द्रव्यमान का आकलन करें। तो भाई ये भूल जाओ, लेकिन कम से कम सिस्टम तो नहीं भूलोगे ना कि आणविक द्रव्यमान का आकलन किस प्रकार किया जाता है। देखिए कितना भारी काम है। H2O, इसका निकालना है हमको क्या चीज़, आणविक द्रव्यमान। और जो आणविक द्रव्यमान वैल्यू निकलेगा उसकी इकाई क्या होगी, उसकी इकाई क्या होगी, किस में मापा जाएगा, AMU में मापा जाएगा, क्योंकि वही उसकी इकाई है, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणविक मास का मतलब द्रव्यमान, यूनिट माने इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई। देखो ना, साफ तो बोल रहा है ये, परमाणविक द्रव्यमान इकाई में व्यक्त, खुद ही तो बोल रहा है वो। और किसी पदार्थ के एक अणु, तो जल के कितने अणु है ये, एक, आगे 2 लगा दीजिए, जल के कितने अणु हो जाएंगे 2, आगे 3 लगा दीजिए, जल के कितने अणु हो जाएंगे 3, आगे 12 लगा दो, जल के कितने अणु हो जाएंगे 12। समझ में आ रहा है बात।
अब हम यहाँ पर जल के एक अणु का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, सही है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, है ना। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, और उसको गुना कितना से किया गया है, क्योंकि 2 परमाणु है ना। तो हाइड्रोजन, आराम से समझो, हाइड्रोजन का 2 परमाणु शामिल है, तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1.008 ग्राम। उसको 2 से मल्टीपल लगा देंगे तो हो जाएगा ना 2 परमाणु का द्रव्यमान। तो अणु बन गया, हाइड्रोजन के अणु बन गए। और प्लस जो भी नए आएंगे उसमें प्लस कर देना है। तो नया कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 1, तो प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु, है ना। तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, इसको गुना कितना से करना है, इंटू 1 से। सही बोल रहे हैं क्या। रिजल्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 इंटू 2, ऑक्सीजन का कितना होगा 15.994, 16 मान लेंगे बाद में, है ना, अभी बस बता रहे हैं हम इसको लगभग 1 मान सकते हैं क्या बाबू, ठीक है। अब इसको मल्टीपल लगाएंगे, ये हो जाएगा 1.016, 2 पॉइंट, सही है बाबू, 2 से गुना लगा करके। अब प्लस 15.994, सम करें कितना हो जाएगा 4, 9 6 15, 10, 10 1 11, 10 1 11, 2 1 11, 1 बच जाएगा, 6 2 8 और 1 18.1154, जिसको हम लोग बोलेंगे लगभग 18 AMU, कह सकते हैं क्या। अब 18 AMU है, इसको ग्राम के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लगभग के रूप में अगर लिखें तो हम बोल देंगे 18 ग्राम। अभी थोड़ा देर पहले ही तो AMU को ग्राम की इक्विवेलेंट लिख रहे थे, ग्राम परमाणु, सही है। अब इसी चीज़ को देखो, बोलने का अगर तरीका हो तो क्या बोलेंगे, इसको ग्राम परमाणु नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अणु है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम अणु नहीं बोलेंगे। वहाँ पर परमाणु जो AMU में था, उस परमाणु को हम अगर ग्राम में व्यक्त कर रहे थे तो ग्राम परमाणु बोल रहे थे। यहाँ पर अणु है जो AMU में है, इस अणु को अगर हम ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम अणु बोलेंगे। बहुत भारी परिभाषा है ये। हाँ, किसी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान इकाई है उसको अगर हम ग्राम में व्यक्त करेंगे तो हम उसको बोल रहे हैं ग्राम परमाणु। तो किसी अणु का अगर एक इकाई मेरे पास अणु हो, अणु का जब AMU वैल्यू हो, उसको हम ग्राम में व्यक्त करना चाहें तो इसको हम क्या बोलेंगे, तकलीफ बाबू। इसी प्रकार से अगर CO2 को निकालने के लिए कह दें, निकलेगा, निकाल सकते हो बाबू। कार्बन का कितना रखेंगे 12 ग्राम, सही है। अब यहाँ पर तुम कुछ क्लियर कर लो, जैसे हाइड्रोजन को तुम 1 मानो, हीलियम को 4 मानो, लिथियम को 6 रख लो, बेरिलियम को 9.013 है, लगभग 9 रख सकते हैं। इस हिसाब से अपना सोच लो, इसको हम कितना कंसीडर कर लें, 16 कर लें, है ना। ये तो खैर 19 है, इस तरह से ध्यान रखेंगे, समझ गए ना। अब CO2 का तुम बना कर देखो खुद से, इसको नोट कर लो पहले, और फिर CO2 का तो एग्जाम्पल में तुम मेरे वाला मत नोट करना, एग्जाम्पल में तुम खुद से बनाओ CO2 का, ठीक है ना बाबू, खुद से बनाओ CO2 का। CO2 में क्या है, कार्बन का कितना परमाणु है 1, और ऑक्सीजन का कितना है 2, हो गया। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 दूना 32, 32 और 12 कितना हो गया 44। पैसा देखा छुट्टियों में पढ़वा। हाँ वो पढ़ाइए बाबू, पढ़ाइए पढ़ाइए। कच्ची आता पता हैं, फिर बोली सब चीज़ लग रहा है चिढ़ा रहा है हमको। हाँ गलती किए हैं, 2.016 हो सकता है यार, इसमें कोई ये नहीं है। 15.994, 4 9 6 15, 10 1 11, 9 1 10, 3 5 8, 18.0154, ठीक है, ठीक है। हाँ वो ध्यान रखना है, उतना चलेगा मेरे साथ, जोड़ घटाव है ना। स्कूली शिक्षा मैंने सही से नहीं ली है, इस वजह से जोड़ घटाव ऐसा है, हो सकता है बाबू। अब CO2 है, ये अणु है, कितना है, K अणु है,
हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु है, तो एक है। अगर हम लिख देंगे 6CO2 तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बैठे हैं, 6। समझ में आ रहा है। एक अणु को हम लोग कैसे डिपेंड करेंगे, AMU पर डिफाइन कर देना है इसको, AMU पर, है ना। अब कार्बन का तो यहाँ लिखेंगे कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान, सही बाबू, प्लस कितना ऑक्सीजन है, 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणविक, ऐसे ना, परमाणविक द्रव्यमान, बस यही निकालना है हमको। कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 ग्राम प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का 16 दूना 32 ग्राम इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के, ध्यान सुनो बाबू बात को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान निकला, या ये जो जल के एक अणु का द्रव्यमान निकला, तो जल के एक अणु में जल के कितने कण होंगे, कणों की संख्या कितनी होगी, समझ में आ रहा है बात। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि सोडियम का कितना है, 23 है ग्राम, यही है ना बाबू, तो कणों की संख्या कितनी है सोडियम का इस 23 ग्राम में, 6.022 इंटू 10⁻23। तो उसी प्रकार से जब आप अणु भी बनाएंगे ना, तो एक अणु में भी कणों की संख्या उतनी ही होती है, कितना, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। एवोगाद्रो संख्या कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। जो बात हम आज बोल रहे हैं ना, इसको सही से भर लो दिमाग में। कल जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर फंसेगा पेज, और अगर मोल संकल्पना में आप अटकेगा तो मामला ख़त्म हो गया आपका, सही। चलिए, इतना का आप क्या बनाएंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे सभी का, समझ गए। हाँ, किसे कहेंगे ग्राम परमाणु, तो जो परमाणविक द्रव्यमान है उसको अगर हम ग्राम परमाणु माने ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम परमाणु। आणविक द्रव्यमान है, इसको अगर हम ग्राम में व्यक्त कर देंगे, ग्राम अणु। तो चाहे ग्राम परमाणु हो चाहे ग्राम अणु हो, सब मोल कहलाएगा, और वही मोल हम लोग पढ़ेंगे परसों, कल ऑफ रहेगा क्लास, ठीक है ना। आराम से आप इसको देखेंगे, और हो सके तो किताब वगैरह थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो बेहतर है, अगर फुर्सत मिले तो।